Hi guys, welcome to Concept Clarity. Here we will focus on concepts so your marks will follow. एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि हम इस वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं नेचर के। तो चलिए पहली चीज़, फिजिक्स का स्कोप क्या है। फिजिक्स का जो स्कोप है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। डोमेन मींस पार्ट है। पहला है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, तीसरा है, ये नया डोमेन है, इसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक डोमेन। तो अब थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि ये तीनों डोमेन क्या हैं। देखिए सबसे पहला डोमेन आता है हमारा, हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की। हम किसकी बात करते हैं? मैक्रोस्कोपिक की। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? देखिए मैक्रोस्कोपिक का मतलब है यहाँ पे समथिंग विच इज बिग। वर्ड मैक्रो का मतलब ही होता है बिग। तो ये डोमेन डील करता है टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पे। ठीक है, मतलब जैसे कि टेरेस्ट्रियल मतलब आपके आसपास जो चीजें आप देख रहे हैं अर्थ पे जो दिखाई देती हैं, जैसे कि क्या दिखाई दे रहा है आपको अपने आसपास? प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, टीवी दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, अपने फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अर्थ दिखाई दे रही है। तो इस लेवल पे जो चीजें हो रही हैं आपके आसपास जो रोज होती हैं रोज की लाइफ में, तो ये सब तो टेरेस्ट्रियल के स्केल में आ गया। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में ये आपका जो पिक्चर आप देख रहे हो, सन, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सब आता है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में। तो इस तरीके की जो फिजिक्स है जो इन दोनों पार्ट से डील करती है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसके अंडर फिजिक्स जो आती है उसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में काफी कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका ये मैकेनिक्स है, आपका आता है ऑप्टिक्स, आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, आता है आपका। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो भी आता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स किसके अंदर आता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। तो देखिए जो लॉज मैक्रोस्कोपिक में काम करते थे, जो लास्ट स्लाइड में हमने मैक्रोस्कोपिक में पढ़ा, तो जो लॉज आपके मैक्रोस्कोपिक डोमेन में काम करते हैं वो परफेक्टली माइक्रोस्कोपिक डोमेन में काम नहीं करते। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, इसके लिए क्या था? क्लासिकल। ठीक है, अब ये कहाँ पे काम करता है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स कहाँ पे काम करती है? ये काम करती है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एटॉमिक एटॉमिक लेवल पे, एटम्स के लेवल पे। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ठीक है, अब आगे आ गया है क्वार्क्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स, और बहुत ही जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इस लेवल पे जो फिजिक्स काम करती है। ठीक है, एकदम एटॉमिक, न्यूक्लियर, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे जो फिजिक्स काम करती है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं आपका मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं मीजोस्कोपिक पे। ठीक है, मीजोस्कोपिक डोमेन क्या है? देखिए अभी हमने पढ़ा, सबसे ऊपर पढ़ा हमने मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक किस पे काम करता है? मेनली बड़े मैटर पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक माइक्रो, ये किस पे काम करता है? एटॉमिक और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इस लेवल पे काम करता है। इन दोनों के जो बीच का लेवल है वो है आपका मीजोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम जब मिल जाते हैं तो ये इस डोमेन में आ जाता है, मीजोस्कोपिक डोमेन में। ठीक है, अभी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल वर्ड जो मैं बताना चाहता हूँ स्कोप ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड, वो क्या है? फिजिक्स का स्कोप बहुत है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन के मास से लेके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 10⁻⁻30 किलोग्राम से लेके आप यूनिवर्स का मास नाप सकते हैं जो कि है 10⁻55 kg।
तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेंज है इलेक्ट्रॉन के मास से लेके यूनिवर्स का मास है। सेकंड हम देखते हैं लेंथ के मीटर्स के टर्म में, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 से लेके साइज ऑफ अर्थ तक, इतनी बड़ी रेंज है। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल। ये देखिए, ये पिक देखिए आप, अगर ये मान लीजिए बेसबॉल का एक स्टेडियम है, ठीक है, ये है हमारा बेसबॉल का स्टेडियम। अगर बेसबॉल का स्टेडियम का साइज है एटम के साइज के बराबर, तो न्यूक्लियस आपका होगा ये साइज, छोटा सा जो पी साइज है, ये मटर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा आपका इसमें पड़ा हुआ है, ये छोटा सा ये जो बिल्कुल है, ये आपका होगा न्यूक्लियस। अगर ये पूरा एटम के साइज के बराबर है बेसबॉल का स्टेडियम, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल एक मटर के दाने के बराबर होगा। इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस के साइज से लेके हम मेजर कर सकते हैं साइज ऑफ अर्थ तक, इतना ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इसलिए हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं दैट स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। अब हम आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर पे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे आपकी पूरी फिजिक्स चलती है। ठीक है, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल फोर्सेस भी बोलते हैं। जितने भी फोर्सेस होते हैं वो इन 4 के अंडर आते हैं। फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, 100 तरीके के, 1000 तरीके के फोर्सेस हैं, लेकिन अगर आप उनको कैटेगराइज करेंगे तो इन 4 फोर्सेस के अंदर ही फॉल करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब इन फोर्सेस को हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। सबसे पहला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। मोस्टली लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हर टाइम हमें दिखता है एक्सपीरियंस में अपने। ये क्या फोर्स है? ये फोर्स हर उन चीज के बीच में होता है जिनके अंदर मास होता है। ठीक है, मान लीजिए बॉडी है एक, इसका मास है m1, ये कोई दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मोस्टली लोग सोचते हैं कि ग्रेविटी का मतलब यही है कि अगर ये अर्थ है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बस ग्रेविटी का मतलब ये है कि अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रही है, ये ग्रेविटी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी खाली ऐसा नहीं है कि अर्थ और आपके बीच में है। ग्रेविटी अगर यहाँ पे एक पेड़ है तो आपके और पेड़ के बीच में भी है। अगर यहाँ पे एक बुक पड़ी है, आपके और बुक के बीच में भी है। आप जिस कंप्यूटर स्क्रीन से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में भी है। तो ग्रेविटी हर उस चीज के बीच में होती है जिसमें मास होता है। ठीक है, और अगर आप अर्थ पे हैं और कोई भी, तो ऐसा नहीं, तो ये सन है ना, ये सन भी आपको खींच रहा है अपनी तरफ, सन भी आपके ऊपर ग्रेविटी लगा रहा है, अर्थ भी आपके ऊपर ग्रेविटी लगा रहा है। हर चीज जो भी इस यूनिवर्स में है, उनके उनके बीच में अगर मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसका वो है फंडा है, वो ये है, ये मास पे डिपेंडेंट है। मास अगर है तो ग्रेविटेशन होगा। सेकंड क्या आता है कि ये इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक है, और इधर मान लीजिए सन है, तो ऐसा सन, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ भी आप पे लगा रहा है, सन भी आपके ऊपर लगा रहा है, पर आप सन की तरफ क्यों नहीं खिंचते? आप सन की तरफ इसलिए नहीं खिंच जाते क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको अर्थ खींच पा रही है, सन नहीं खींच पा रहा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ अर्थ पे खड़े हैं और अगर मान लीजिए कोई दूसरी बहुत दूर किसी और प्लेनेट पे, बहुत दूर प्लेनेट है, बहुत ज्यादा दूर, और वहां पे अगर मान लीजिए एक बॉल रखी है, तो अब तो ये बॉल भी आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये इतना लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब जितना बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के बिल्कुल एंड पे अगर कोई पॉइंट रखा है तो वो पॉइंट भी आपके ऊपर लगाएगा। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक लगता है। ठीक है, अब 4 फंडामेंटल फोर्स में ये वीकेस्ट फोर्स है। क्या ये वीकेस्ट फोर्स है?
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोला जाता है। दो मास पे डिपेंडेंट है, दो बॉडीज के मास पे, और इनवर्सली डिपेंडेंट है उनके बीच के डिस्टेंस पे। ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है। किन के बीच में होता है? चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो अब पहले तो उसको थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है क्या। देखिए, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिज्म होगा, और जहां मैग्नेटिज्म होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे, जो इलेक्ट्रो है वो उसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? रुका हुआ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। और मैग्नेटिक का मतलब क्या है? मैग्नेटिक का मतलब है मूविंग चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? रुका हुआ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। मैग्नेटिक का मतलब क्या है? मूविंग चार्ज। ठीक है, तो जो गेम है वो इन चार्जेस का ही है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों सेम अलग दो एस्पेक्ट्स हैं सेम फोर्स के। ठीक है, ये मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आप अलग नहीं कर सकते, ये बहुत डेप्थ में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जैसे अगर ये बॉडी है m1 और ये m2, तो ये आपस में क्या होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या है? अट्रैक्टिव है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों करता है, अट्रैक्ट भी करता है और ये रिपेल भी करता है। कैसे करता है ये देखिए एग्जांपल। पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये अगर अपोजिट चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों तरीके का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। फिर ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे कि वो था ग्रेविटी। ठीक है, तो ये भी कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। मतलब जैसे अगर आप, ये एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अर्थ के ऊपर रखा है, और मान लीजिए ये यूनिवर्स का बहुत बहुत दूर, बहुत बहुत लाइट ईयर्स अवे यहाँ पे यूनिवर्स के एक एंड पे यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, ये मान लीजिए नेगेटिव है, तो ये इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब इसे कैसे समझते हैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए लड़का है, ये इसने अपना एक यहाँ पे बॉय ने बॉल को होल्ड किया है, तो ये अर्थ जो है नीचे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, अर्थ इस बॉल को नीचे नहीं खींच पा रही। क्यों नहीं खींच पा रही? क्योंकि इस लड़के के हाथ में के बीच में और ये जो बॉल इस लड़के ने पकड़ी हुई है, यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? जैसे ही जब इस लड़के ने इस बॉल को पकड़ा है ना, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो और यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? इस लड़के के हाथ के बीच में और बॉल के बीच में डेवलप हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि थोड़ी रबिंग हुई है, रबिंग की वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है हाथ के बीच में और बॉल के बीच में, तो यहाँ पे डेवलप हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो कि मैंने बताया 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ये अर्थ जो है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे नहीं खींच पा रहा है। समझ गए आप? अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कहां दिखता है। देखिए, जैसे ये आपको पता है कि ये न्यूक्लियस जो होता है ना, उसमें उसको ये बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो जुड़े हुए हैं न्यूक्लियस से, इसी की वजह से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। एटम्स एटम से क्यों जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मॉलिक्यूल्स क्यों जुड़े हुए हैं? मैटर बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बना रहे हैं। तो इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाइंड रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम बाइंड रहते हैं, और मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स बाइंड रहते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।